नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कमल एजुकेशन पॉइंट पर। आपने इससे पहले दुनिया में बहुत सारे आदमखोरों के किस्से सुने होंगे। आदमखोर का सिंपल मतलब होता है ऐसे लोग जो इंसानों का मांस खाते हैं, इंसानों को मार के उनका मांस खाते हैं, उन्हें आदमखोर कहा जाता है। जैसे आपने पाकिस्तान में दो भाई थे, वो दो भाई इतने खतरनाक थे कि वो कब्रिस्तान में जाकर कब्रें खोदकर वहाँ से शव निकालकर उन्हें अपना भोजन बनाया करते थे। ऐसे ही आपने निठारी कांड सुना होगा, भारत में पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हुई थी। निठारी कांड में क्या था कि एक कोठी थी, उसका मालिक कहीं बाहर रहता था, उसने एक नौकर रखा हुआ था उस कोठी की की देखभाल करने के लिए। उस नौकर ने आसपास के बहुत सारे बच्चों को मारकर उन्हें खा गया था और बाद में हालांकि उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो देखिए, ये तो थे साधारण लोग जिनके ऊपर आदमखोर का तमगा लगा हुआ है, ठीक है। अगर एक देश का राष्ट्रपति ऐसा हो तो कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती। बाकायदा ईदी अमीन इनका नाम है, युगांडा के प्रेसिडेंट थे। इनके ऊपर दुनिया के केवल इकलौते ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनके ऊपर आदमखोर होने का तमगा लगा। बहुत ही खतरनाक, चेहरे से बहुत ही ज़्यादा डरावने। इनका ये कैसे थे, मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं तो 6.5 फुट इनकी हाइट हुआ करती थी और 160 किलो इनका वेट था। 165 किलो। तो 165 किलो वेट यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ पर जो 80-90 किलो के लोग होते हैं बहुत मोटे होते हैं, तो इनका वेट इनसे भी दुगना, यानी कि 165 किलो इनका वेट था। हाइट भी बहुत ज़बरदस्त, 6.5 फुट इनकी हाइट थी और चेहरा बिल्कुल एकदम काला। तो सोच सकते हैं कि बहुत ही काले, मोटे और थुलथुले टाइप के व्यक्ति थे। ये इनका जो है पर्सनैलिटी थी कि किसी के सामने भी अगर आकर खड़े हो जाएं तो उसका वैसे ही हार्ट अटैक आ जाए। इतने भयानक और रौद्र और राक्षस की तरह ये दिखा करते थे और जैसे दिखते थे बिल्कुल वैसा इनका एटीट्यूड था। आमतौर पर क्या होता है कि किसी व्यक्ति को आप देख रहे हैं, वो कैसा दिख रहा है इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति कैसा है। कोई व्यक्ति काला हो, मोटा हो सकता है अंदर से गोरा हो, ठीक। और बहुत सारे व्यक्ति दिखने के बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनका कृत्य जो है ऐसा होता है कि क्या बताएं। तो जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति, आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। वो दिखने के बहुत अच्छे नहीं थे, काले थे, ठीक है, दिखने के बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आज भी आप दुनिया के देश के बच्चे बच्चे से पूछोगे कि सबसे बेहतर प्रेसिडेंट आप किसको कहेंगे, तो वो हमेशा कोई भी व्यक्ति हो वो एपीजे अब्दुल कलाम का ही नाम लेता है, जबकि बड़े बड़े राजनेता हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हुए हैं, ठीक है। तो जैसा ये व्यक्ति दिखने का था सेम वैसे इसके कार्य थे। अब बता देते हैं, देखिए इन पर आरोप यहाँ तक लगते हैं कि इन्होंने अपनी पत्नी तक का मांस खाया, ठीक है। इनकी पत्नी का बताया जाता है कि एक डॉक्टर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। जैसे ही इन्हें इनकी भनक लगती है, ये सब चल रहा है, तो ये दोनों की हत्या करवा देते हैं और अपनी पत्नी का मांस खाते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में, इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, सब कुछ जानेंगे। तो देखिए, ये थे युगांडा के प्रेसिडेंट। युगांडा की बात करें तो देखिए, ये आपको भारत दिख गया होगा। इससे आप ठीक पश्चिम में जाएंगे तो आप इसकी मैं दूसरी पिक्चर ले लेता हूँ। देखिए, ये आपका युगांडा आपको दिख रहा होगा। युगांडा जो इस कलर में है और इसकी कैपिटल जो है अपने आप में कंपाला है। यहाँ के युगांडा के ये जो है ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और देखिए, युगांडा में जब ये प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने ऐसा कुछ किया कि पूरी दुनिया आज भी इनको याद रखती है, ठीक है। तो इस कहानी में टोटल हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैं सबसे पहले इसकी विषय वस्तु आपको बता देता हूँ। हो सकता है शुरू में आप बोर हो रहे हो, लेकिन जब आप लास्ट तक कहानी में पहुँचेंगे तो इतने ज़बरदस्त के इफेक्ट आपको इसमें प्राप्त होंगे। और भारत के साथ इन्होंने क्या किया था वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखो, सबसे पहले इनके हम प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, किसी भी व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन ही ऐसा होता है जो डिसाइड करता है कि व्यक्ति आगे कैसे होने वाला है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, जैसा वो बचपन में सीखते हैं वैसा ही वो करते हैं। दुनिया के जितने भी तानाशाह हमारे यहाँ पर हुए, डिक्टेटर हुए, वो बचपन में, उनका बचपन बहुत ही ज़्यादा अभाव में बीता। जैसे स्टालिन या फिर हिटलर, इनको दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता है। स्टालिन तो हिटलर से भी ज़्यादा हत्याएं करने वाले व्यक्ति है। तो स्टालिन जो है, जिसने रशिया में उतना बड़ा तांडव मचाया था, रशिया हालांकि 1991 में बना, पहले उसको सोवियत यूनियन कहा जाता था। तो वहाँ पर स्टालिन के बारे में बताते हैं कि बचपन में उसको बहुत पीटा जाता था। तो देखिए, ऐसे ही हम ईदी अमीन के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे। फिर बड़ा होकर वो क्या बनता, आर्मी में जाता है, आर्मी में किस तरह से उसका काम होता है, कैसे वो आर्मी चीफ बनता है, और आर्मी चीफ बनने के बाद कैसे वो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, वहाँ के राष्ट्रपति थे मिल्टन ओबोटे, उनका तख्ता पलट करके खुद अपने आप में गद्दी अपने हाथ में ले लेता है, शासन अपने हाथ में ले लेता है और 8 साल लगातार वहाँ पर शासन करता है। और अपने शासनकाल में क्रूरता के ऐसे प्रतिमान गढ़ता है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। इतना खून खराबा युगांडा उस समय पूरी तरह से एक बूचड़ खाने में तब्दील हो गया। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है तो ठीक है, जो विरोधी है उसको सीधा मार दो। और उनके यहाँ तक कि शवों के साथ भी ऐसी क्रूरता इसके समय पर की गई थी कि क्या बता। तो देखो, जब आप ऐसे कृत्य करोगे तो आखिर परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो कैसे इसका डाउनफॉल होता है, मृत्यु कैसे होती है। देखिए, कोई भी डिक्टेटर हो, ठीक है, जब व्यक्ति डिक्टेटर बनता है, तानाशाह बनता है, तो उसे ऐसा समझ में आता है कि दुनिया में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, मेरे से बड़ा दूसरा कोई है ही नहीं और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो एक तरह से कहें कि हम अति आत्मविश्वास की वजह से, जो डिक्टेटर जितने भी होते हैं दुनिया के, जितने तानाशाह हुए हैं, वो कोई ऐसी गलती करते हैं जहाँ से उनका पतन होना शुरू होता है। जैसे हिटलर ने क्या किया था, हिटलर ने सोवियत यूनियन पर अटैक किया था और वही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ, आखिर में आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसे जितने भी तानाशाह
हुए हैं वो अपने जब चरम पर होते, जब पीक पर होते, तो वहाँ पर जाकर ऐसी गलती करते हैं कि वहाँ से जो है उनका डाउनफॉल शुरू होता है और अंत में बुरे दिन उनको देखने पड़ते हैं, क्योंकि कर्मों का फल तो भुगतना पड़ता ही है। तो ऐसे ये इजराइल के साथ पंगा लेता है। देखो इजराइल की अगर आप लोगों ने कहानियाँ नहीं सुनी है तो छोटा सा देश है, अगल बगल चारों ओर उसके दुश्मन है। कहने का मतलब है इजराइल एक यहूदियों का देश है, और जितने भी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज है इंक्लूडिंग हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है, ये लोग इससे काफ़ी नफरत करते हैं इजराइल से। तो ये भी मुस्लिम कंट्री है। आखिर इजराइल के साथ ये ऐसा कैसा पंगा लेता है कि इसका आखिर में पतन हो जाता है, सारी कहानी हम यहाँ से जानेंगे। देखिए सबसे पहले इसके प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो देखो प्रारंभिक जीवन के बारे में इनका बेटा, हालांकि इनकी कोई अपनी बायोग्राफी इत्यादि नहीं लिखी गई है, तो इनका बेटा बताता है कि इनका जन्म जो है वो 1925 में या फिर 1928 इसके आसपास जो है आपके युगांडा की राजधानी कंपाला के आसपास के ही इलाके में हुआ था। बताया जाता है कि ये काकवा जनजाति के थे, और ये काकवा जनजाति जो है जो पशु हैं उनको मारकर उनका खून पीने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ईदी अमीन के लिए किसी को मारकर उसका खून पीना कोई नई बात नहीं है, बचपन से वो पशुओं के साथ ऐसा करता आया था, बाद में जाकर के इंसानों के साथ करेगा। और बताया जाता है कि देखो बचपन में ये बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, ज़्यादा नहीं बोलते थे, बहुत ही शांत थे, बहुत ही बढ़िया, और पढ़ने में बहुत होशियार, चालाक भी उतने ही, बहुत ही ज़बरदस्त बंदे थे, और कदकाठी भी अच्छी खासी थी, तो लोग इनसे डरते थे। शांत रहना इनका एकदम स्वभाव था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, और शक्ल बिल्कुल एक ऐसी है, और बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा था कि सारे के सारे लोग इनसे क्या करते थे, डरते थे। तो देखिए इनका बचपन में भी काफ़ी अभाव में बीता था। इनके बचपन की अगर हम बात करें तो इनके बचपन में जो है इनके पिता जब ये पैदा हुए थे, थोड़े 2-4 साल के थे, तो इनके पिता इनकी माता को छोड़कर चले जाते हैं। इनकी माता का नाम जो है आशा आते था, और उन्होंने इनका जो है लालन पालन किया था। अब जैसा कि मैं बता चुका हूँ कदकाठी में बहुत ज़बरदस्त थे, तो आर्मी में भर्ती हो गए, और आर्मी में जो है इन्हें कुक बनाया गया। ठीक है, कुक मतलब आप जानते हैं खाना बनाने वाला। तो कैसे एक खानसामा यानी कि खाना बनाने वाला व्यक्ति युगांडा की आर्मी का प्रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है, यानी कि युगांडा की आर्मी में किस पद पर भर्ती हुए, एक खाना बनाने वाले कुक के पद पर भर्ती हुई, और आज़ाद होते होते आप देखेंगे कि युगांडा के प्रेसिडेंट बनेंगे आगे चलकर। ठीक है, तो एक कुक के रूप में ये जो है अंग्रेजी सेना में भर्ती होते, जैसे भारत में अंग्रेजों का कब्जा था वैसे ही जो है युगांडा में भी उस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ था। तो देखिए सबसे पहले ये खाना बनाने वाले गए, धीरे धीरे जो है इनका प्रमोशन होता गया। खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया थे, चाहे रेसलिंग कहो, चाहे बॉक्सिंग कहो, चाहे स्विमिंग कहो, ये बहुत अच्छा खिलाड़ी थे। तो खेलने की वजह से जो है इनका लगातार प्रमोशन होता रहा, और कदकाठी के अच्छे खासे थे। तो धीरे धीरे जो है इनका प्रमोशन होते होते कुछ सालों में सार्जेंट बन गए। जैसा कि मैंने आपको बताया है अंग्रेजों का उपनिवेश था उस समय युगांडा, तो उस समय युगांडा के जो मूल नागरिक थे उनको उच्च पदों पर बिठाया नहीं जाता था। तो जो हमारे ये ईदी अमीन है ये सार्जेंट बन जाते हैं, और सार्जेंट बनना अपने आप में किसी भी युगांडा वासी के लिए गर्व की बात है, क्योंकि इससे इतने बड़े पद पर आमतौर पर लोगों को नहीं बिठाया जाता, क्योंकि अंग्रेजों के जो है काफ़ी चापलूस तो नहीं कहेंगे, जैसा अंग्रेज कहते थे इनको करने के लिए वैसा ही करते थे। तो धीरे धीरे इनका प्रमोशन होता रहा, और बाद में सार्जेंट के पद पर जो है पहुंच गए, और 1959 तक आते आते ये वारंट ऑफिसर के पद पर पहुंचे थे। तो बहुत बड़ा पद अपने आप में हुआ करता था। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारत पर भी अंग्रेजों का कब्जा था, युगांडा पर भी अंग्रेजों का कब्जा था। तो भारत को छोड़कर जो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका खत्म होता है तो 1947 में भारत पाकिस्तान दोनों आज़ाद हो जाते हैं। ऐसे ही करके आपका 1962 में आपका युगांडा भी जो है आज़ाद हो जाता है। अब देखिए अब जब युगांडा आपका आज़ाद होगा तो वहाँ पर शासन कौन करेगा, जैसा भारत के केस में हुआ था। भारत के केस में जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब तक सब ठीक ठाक चल रहा था। जब भारत आज़ाद होने की बात आती है तो शासन के लिए भारत में भी रस्साकसी शुरू हो जाती है। जब मोहम्मद अली जिन्ना को ये भनक लग गई, ये एहसास हो गया कि अगर भारत से पाकिस्तान अलग नहीं होगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाऊंगा, इसी वजह से तो भारत का पार्टीशन हुआ था। ठीक है, बताया जाता है कि जब उनको पता चल गया था कि जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल में से कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो पाकिस्तान की मांग जो है ज़्यादा जोर पकड़ने लगी। कहने का मतलब पाकिस्तान जो वर्तमान में बना है वो उस समय की राजनीति का ही क्या था, एक परिणाम था। तो ठीक इसी तरह से युगांडा में भी होता है। तो युगांडा में जो वहाँ का एक राजा था और एक ओबोटे था। देखो ओबोटे और ईदी अमीन दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। ओबोटे की मैंने फोटो भी रखी है, ये है मिल्टन ओबोटे इनका नाम है। ये जब युगांडा से अंग्रेज छोड़कर जाते हैं तो पहले प्रेसिडेंट जो है युगांडा के बनते हैं मिल्टन ओबोटे। मिल्टन ओबोटे की युगांडा के जो शासक ईदी अमीन थे इसके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी, और ईदी अमीन की सहायता से ही जो मिल्टन ओबोटे हैं वो युगांडा की कुर्सी पर स्थापित हुए थे, क्योंकि वहाँ पर किंग थे, उनका नाम मुतेसा था। ठीक है, किंग मुतेसा, और इनके भी सत्ता के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष होता है। हालांकि 1962 में जब अंग्रेज छोड़ करके चले जाते हैं तो मिल्टन ओबोटे जो है
आपके युगांडा के राष्ट्रपति बन जाते हैं और ईदी अमीन के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे और ये ईदी अमीन पर इतना भरोसा करते थे कि इन्होंने इन्हें आर्मी चीफ बना दिया। कहने का मतलब है कि 1962 के बाद का जो युगांडा था वहाँ पर राष्ट्रपति थे मिल्टन ओबोटे और आर्मी की जो पूरी पकड़ है वो किसके हाथ में थी? ईदी अमीन के हाथ में थी और यही इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अब आखिर में आकर के ईदी अमीन इनके साथ ही क्या करेगा आपको आगे देखने को मिलेगा। तो मिल्टन ओबोटे जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की, ईदी अमीन पर भरोसा करके उन्हें सेना सौंप दी, यानी कि आर्मी का जो पूरा चीफ था वो कौन था? ईदी अमीन था। अच्छा, अब धीरे धीरे क्या होता है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो युगांडा का जो इलाका है और इसके पड़ोसी देशों का जो इलाका है वो बहुत सारे मिनरल्स के लिए जाना जाता है, जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं, जो आभूषण इत्यादि होते हैं, जो बहुत महंगे होते हैं, वो इस इलाके में बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं। तो उस समय क्या हुआ, इनकी तस्करी होना बहुत ज़्यादा शुरू हुआ। मिल्टन ओबोटे और ईदी अमीन इन दोनों ने मिलकर इतनी तस्करी इन चीज़ों की कि ये बहुत जल्दी जो है अमीर हो गए। अब धीरे धीरे आपको देखने को मिला होगा कि जब ईदी अमीन जो है आर्मी के चीफ बनते हैं, तो जब ईदी अमीन आर्मी के चीफ बनते हैं तो इन पर बहुत सारे क्रूरता करने के भी आरोप लगते हैं। धीरे धीरे जो है इन दोनों के रिश्तों में खटास आनी शुरू होती है और ये जो ईदी अमीन के द्वारा जो करप्शन किया जा रहा था इसके खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद होने लगी। हालांकि करप्शन में मिल्टन ओबोटे भी आपके मिले हुए थे, तो धीरे धीरे मिल्टन ओबोटे पर दबाव बना कि ईदी अमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। तो इससे मिल्टन ओबोटे और ईदी अमीन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद हो गए और अब नतीजा क्या हुआ कि देखिए, जो मिल्टन ओबोटे हैं वो ये जो युगांडा के शासक का जो आपका आर्मी चीफ ईदी अमीन, इनको इनके पद से हटाना चाहते थे और उनको गिरफ्तार करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि मिल्टन ओबोटे ने अपनी जो आर्मी है उसमें अपने लोगों को भरना शुरू कर दिया था, बहुत ज़्यादा करप्शन करना शुरू कर दिया था। जैसे आर्मी में एक बात, छोटी सी बात बताएं तो जो वहाँ पर मेजोरिटी हैं वो दूसरे थे, ईदी अमीन ने जो माइनॉरिटी, जो इसके ट्राइब से आते हुए लोग थे, उनको जो है आर्मी भरना शुरू कर दिया। कहने का मतलब है कि इन्होंने सारे के सारे माइनॉरिटीज़ को आर्मी भर दिया। कालांतर में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यही माइनॉरिटी वाले जो सैनिक हैं मेजोरिटी को मारेंगे। तो देखते ही देखते आपको दिख रहा होगा कि मिल्टन ओबोटे इन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो इसी बीच मिल्टन ओबोटे एक बार सिंगापुर जो है कॉमनवेल्थ समिट में जाते हैं। 25 जनवरी 1971 को सिंगापुर में एक कॉमनवेल्थ समिट का आयोजन किया गया था, उसमें भाग लेने के लिए मिल्टन ओबोटे सिंगापुर जाते हैं और जैसे ही मिल्टन ओबोटे सिंगापुर से जाते हैं तो ईदी अमीन युगांडा में तख्तापलट कर देता है और घोषणा कर देता है कि जो मिल्टन ओबोटे हैं बहुत ज़्यादा करप्ट हैं। ये घोषणा करता है कि बहुत सारे गलत गलत कार्य कर रहे हैं युगांडा में रहकर। मैं जो है अल्लाह का बंदा हूं, मैं खुदा का बंदा हूं, मैं बहुत बेहतर युगांडा बनाऊंगा, बहुत जल्द आपके यहां पर इलेक्शन कराऊंगा, ये वादा करके तख्तापलट कर देते हैं 25 जनवरी 1971 को, जब युगांडा के जो प्रेसिडेंट थे वो अपने देश से बाहर गए थे, सिंगापुर गए हुए थे। और धीरे धीरे जो है प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, रेडियो के माध्यम से अनाउंस किए जाते हैं कि हम बेहतर युगांडा बनाएंगे, इस तरह के वादे कर कर। कहने का मतलब है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बहुत बड़े भाषण चलाए जाते हैं और लोगों ने भी जो है इनको स्वीकार कर लिया। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसको पूरा आर्मी ने घेर लिया, कंपाला पर पूरा आर्मी ने कब्जा कर लिया, जो रेडियो स्टेशन थे इस पर सब आर्मी ने नियंत्रण कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि आर्मी के चीफ थे, तो आर्मी के चीफ थे तो पूरी आर्मी इनके साथ थी। मिल्टन ओबोटे तो केवल राष्ट्रपति थे, वो तो सिर्फ ईदी अमीन को आदेश दे सकते थे कि आर्मी से ऐसा कराओ, जबकि आर्मी किसका कहना मानेगी? ईदी अमीन का ही कहना मानेगी। तो कहने का मतलब है कि इसने वादा किया मैं बहुत जल्द चुनाव कराऊंगा, तब तक के लिए जो है मुझे शासक के रूप में स्वीकार कर लो। 25 जनवरी के दिन इसने किया था और ठीक इससे 7 दिन के बाद 2 फरवरी 1971 को, ठीक है, 25 जनवरी 1971 को इसने तख्तापलट किया था जब राष्ट्रपति जो है बाहर थे। 2 फरवरी 1971 को ईदी अमीन ने खुद को युगांडा का राष्ट्रपति घोषित कर लिया। ठीक, अब ये कहता है कि 2 फरवरी 1971 को आकर 7 दिन के बाद अपनी जो बातों से पलट जाता है कि बहुत जल्द मैं इलेक्शन कराऊंगा और 2 फरवरी 1971 को कहता है कि आज से युगांडा का राष्ट्रपति मैं। अब यहीं से शुरू होगा पूरे इतिहास में भयानक क्रूरता का एक दौर शुरू होगा। जो ईदी अमीन के साथ हैं तो ठीक है, अगर साथ नहीं है, जरा सी ईदी अमीन के खिलाफ आवाज़ उठाई, कोई गुस्ताखी करने का प्रयास किया तो अब उसकी सीधा क्या हो जाएगी? हत्या हो जाएगी। तो 1971 से लेकर 79 लगभग 8 साल तक अब युगांडा में पूरी तरह से जो है क्रूरता का एक दौर चलेगा। देखिए सबसे बड़ी बात, आखिर ईदी अमीन ऐसा कैसे कर सका? देखो ईदी अमीन को सपोर्ट था लीबिया, इसका पड़ोसी देश है, लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी का पूरा सपोर्ट था। कर्नल गद्दाफी की भी मौत बड़ी खतरनाक होती, वो भी तानाशाह था, डिक्टेटर था, उसकी कहानी मैं अगले सेशन में आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। तो कर्नल गद्दाफी का इसको पूरा सपोर्ट था। अरब देशों के साथ इसके अच्छे संबंध है, जहां से हम लोग तेल आयात करते हैं वर्तमान में, अरब देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है। उस ईदी अमीन के भी अच्छे संबंध है। अंग्रेजों के साथ शुरुआत में इसके अच्छे संबंध होते हैं, लेकिन बाद में जब उनको पता चलता है कि ऐसे काम कर रहा है तो अंग्रेज भी इसे किनारा कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए जब अपने कार्यकाल में ये पहुंचता है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में।
तो देखिए इसने बताया जाता है कि 90,000 भारतीयों को अपने देश से निकाला था। हालांकि एशियाइयों को निकाला था, एशिया के जितने भी लोग थे उनको निकाला था, उनमें बहुत सारे अधिकांश जो है भारतीय थे। तो जैसे ही अब ये शासन की गद्दी जो है पकड़ता है, तो 4 अगस्त 1972 की बात है। देखिए इसके यहाँ पर क्या था, पैसे बहुत कम थे, ठीक है। युगांडा की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, जगह जगह पर जीनोसाइड हत्याएं चल रही थी। तो इस पर दबाव था कि जो इसका राजकोष है ये इसका अच्छा खासा भर जाए, क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो पड़ोसी देश भी आक्रमण कर सकते हैं, या फिर अगर देश में जो विद्रोह हो रहे हैं इनको दबाना है तो उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। तो अब पैसे कहाँ से आएंगे, अर्थव्यवस्था को मजबूती कैसे देगा। तो इसके लिए ये ऐसा काम करता है कि पूरी दुनिया सन्न रह जाती है, ठीक है। ये एक सवेरे उठता है, अपने आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको संबोधित करता, बकायदा रेडियो पर अनाउंस करता है कि कल रात सपने में मेरे खुदा आए थे और खुदा से मुझे फरमान मिला है कि इन सारे हिंदुस्तानियों को युगांडा से बाहर निकाल दो। अब इस फरमान को पूरा करने का वक्त आ गया है। युगांडा की संपत्ति पर सिर्फ युगांडा वालों का अधिकार होगा। इसलिए युगांडा में रह रहे सभी भारतीयों को या एशियाइयों को यह हुक्म देता हूं कि 90 दिन के भीतर युगांडा छोड़कर चले जाएं। सिर्फ 2 बैग साथ में होने चाहिए और बैग में सिर्फ कपड़े होने चाहिए। कहने का मतलब है कि देखिए भारतीय, आखिर आप सोच रहे होंगे कि भारतीय आखिर ये अफ्रीकी देश युगांडा में पहुंचे कहां से। मैंने बता दिया आपको कि युगांडा और भारत दोनों जगह पे अंग्रेजों का कब्जा था। तो भारत में आबादी अच्छी खासी है, यहाँ के लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ से दास बनाकर बहुत सारे लोगों को युगांडा काम पर अंग्रेजों ने भेजा और समय आने पर जो है वो लोग युगांडा में काफ़ी अमीर बन गए। देखो युगांडा में काफ़ी अमीर बनने का कारण क्या था कि युगांडा गृह युद्ध झेल रहा था। युगांडा के ऊपर सूडान है, नीचे आपके जितने भी अगल बगल पड़ोसी देश है, पूरा अफ्रीका में लगभग गृह युद्ध चल रहा था उस समय। वहाँ के लोग एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त थे। भारत के लोग वहाँ काम करने के लिए गए थे, वो लोग मस्त तरीके से अपना काम कर रहे थे और काम करते करते उन्होंने इतनी पूंजी, इतनी संपत्ति उन्होंने अर्जित कर ली कि ये उस समय, जिस समय ईदी अमीन युगांडा का शासक था, उस समय जितने बड़े बड़े उद्योग हैं, उद्योगपति हैं, उन पर जो है भारतीयों का आधिपत्य वहाँ पर हो गया था। कहने का मतलब कि वहाँ की जो आबादी थी वो ऐसी भूखमरी में अपना जीवन बिता रही थी, जबकि जो भारतीय थे, एशियाई थे, बाहर से आए हुए लोग थे, उन्होंने इतनी धन संपत्ति जोड़ ली कि जो युगांडा के नागरिक थे वो इनसे ईर्ष्या करने लगे थे। तो युगांडा, तो देखिए आप खुद सोचिए कि उन्होंने इतनी मेहनत की, अपना कारोबार बसाया और युगांडा के शासक ईदी अमीन ने कह दिया कि 90 दिन के भीतर जो है यहाँ से निकल लो, अपना सारा सामान, जमा पूंजी इत्यादि सब कुछ यहाँ पर छोड़ दो और बाकी तुम सब के सब क्या हो जाओ, निकल जाओ। आप सोचिए कि उन लोगों का क्या, अब वो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, तो कुछ समझ में नहीं आया। शुरू में ऐसा लगा लोगों को कि ईदी अमीन ने ऐसी सनक में बोल दिया होगा, किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया। बहुत सारे जो देश थे, अन्य देश भी थे, उन्होंने भी इसको सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब इनकी सेना युगांडा खाली कराने का इंतजाम करने लगी तब सारी दुनिया दंग रहेगी। भारत सरकार ने भी जो आईएफएस थे, निरंजन देसाई, इनको यहाँ पर भेजा था बातचीत करने के लिए। इंदिरा गांधी की उस समय सरकार हुआ करती थी, लेकिन चूंकि मैं बता चुका हूँ आपको, ईदी अमीन सन की था, जो एक बार बोल देता था मतलब हुक्म है, उसका पालन करना है, उससे पीछे नहीं हटेगा। तो जो है आखिरकार भारतीयों को जो है 90,000 के आसपास ऐसे नागरिक थे जो एशियाई भी थे, कुछ उसमें भारतीय भी थे, अधिकांश उसमें भारतीय थे, इन्हें युगांडा छोड़कर जाना पड़ा। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या सिर्फ पैसा वैसा सब वहीं रह गया होगा। तो देखिए भारतीय जो थे उच्च पदों पर थे, मैंने बताया था आपको, बहुत पैसे वाले थे, जो बड़े बड़े उद्योग थे वो उन्हीं के अधीन हुआ करते थे। तो वो लोग काफ़ी जागरूक भी थे, थोड़ा पढ़े लिखे भी थे। तो जिन लोगों के पास पैसा अच्छा खासा मात्रा में था, उन लोगों ने क्या किया, दुनिया के अलग देश में जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पर अपने होटल इत्यादि बुक कर लिए, ठीक है, ताकि अभी बुक करेंगे, जाएंगे नहीं तो बाद में पैसा रिफंड में मिल जाएगा, आधा पैसा भी मिल जाएगा। तो काफ़ी है, बहुत सारी एयरलाइंस की जो है दुनिया में यहाँ वहाँ घूमने की टिकट इत्यादि बुक करा ली। कहने का मतलब है कि अगर पैसा हम नहीं लेंगे तो तुम्हें भी नहीं लेने देंगे, ठीक है। और बाद में जो है बहुत सारे लोग अपने होटल वोटल बुक कर लेते हैं, या जिनकी जो खासतौर पर भारतीयों में क्या होता है कि वो लोग ज्वेलरी बहुत ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शादियों का जो सीजन होता है उसमें ज्वेलरी का काफ़ी योगदान अपने आप में होता है। तो बहुत सारे लोगों की जो ज्वेलरी इत्यादि थी वो अपने गार्डन में नीचे दफना देते, सोचते हैं कि कल हो सकता है सब सही हो जाए, तो हम इसको देख लेंगे जब कल सत्ता परिवर्तन होगा, कालांतर में जब, तो तब हम देख लेंगे। लेकिन जो सामान वहाँ रह जाता वहीं रह जाता और भारतीय जो है वहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरह से इसने भारतीयों के साथ काम किया था। 90,000 के आसपास भारतीयों को इसने निकाला था, जिन्होंने फिर ब्रिटेन में, कनाडा में और अलग अलग जगहों पर जो है इन्होंने शरण ली थी। अच्छा, अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो भी तानाशाह होता है वो अपने पीक पर रहता है और अपने पीक पर रहने के दौरान कुछ ऐसी गलती कर देता है जहाँ से उसका पतन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैंने आपको इसके आदमखोर होने के किस्से सुनाए थे, तो आदमखोर होने के किस्से में देखिए जो प्रूफ इसका इस बात पर मिलता है
कि एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रिंगोटा, ठीक है, इसके फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे। एक बार वो इसके घर में जाते हैं और इसके घर में ऐसी पानी की बोतल लेने के लिए इसकी फ्रिज खोलते, तो फ्रिज जब उसने खोला तो उसमें दो नरमुंड जो इंसानों के कटे हुए सर है वो उसके फ्रीजर में रखे हुए थे, और उसके साथ ही इंसानी मांस के बहुत सारे टुकड़े जो है उसके फ्रीजर में रखे थे। तो उनको काफ़ी अजीब लगता, वो जो है स्टाफ से पूछते हैं कि इंसानों का सर यहाँ पर क्यों रखा, तो बताया जाता है कि वो स्टाफ जो है वो कहता है कि ये ईदी अमीन जो है इसको इंसानों का मांस बहुत पसंद है और ये रोजाना इस तरह का मांस खाता है, इसलिए ये जो है इसमें रखे हुए हैं। और समय में जब सत्ता परिवर्तन होता है तो उसके बाद ये बातें बाकायदा वहाँ का एक स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने अपनी किताब लिखी और उसमें उन्होंने अपनी किताब में ईदी अमीन की क्रूरता के ऐसे ऐसे किस्से लिखे हैं कि पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा दी। ठीक है, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे हेनरी केयेबा, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे, और उन्होंने अपनी बुक लिखी थी अ स्टेट ऑफ ब्लड इनसाइड अ स्टोरी ऑफ ईदी अमीन, ये बुक लिखी थी और उसने उसमें ईदी अमीन के बारे में इतना कुछ लिखा कि कोई तो जो है उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे ही देखिए एक और केस यहाँ पर हुआ था, एक सरकारी डॉक्टर थे। एक बार क्या होता है, ईदी अमीन, मैंने बताया था कि कोई भी देश होता वहाँ पर एक न्यायपालिका भी होती है जो आमतौर पर इंडिपेंडेंट होती है, और न्यायपालिका का जो मुखिया होता है उसको चीफ जस्टिस कहा करता था। तो देखिए जब युगांडा के शासक ईदी अमीन ने तख्ता पलट किया था तो चीफ जस्टिस जो वहाँ के थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन चीफ जस्टिस ने इसका विरोध किया और इसके बहुत सारे आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। तो ईदी अमीन ने उसकी हत्या करा दी। अच्छा, अब उस शव को जो है पोस्टमार्टम हाउस में मोर्चरी में रखा हुआ था, डॉक्टरों ने टेबल पर रखा हुआ था और डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम तैयार करने की तैयारी कर ही रहे थे कि इस बीच जो है बहुत सारे सुरक्षकों के साथ तामझाम के साथ ईदी अमीन वहाँ पहुँच गया। वो अंदर पोस्टमार्टम वाले रूम में आया और सारे डॉक्टरों को आदेश दिया कि तुम सब के सब यहाँ से बाहर चले जाओ और दरवाज़ा बंद कर दो। तो दरवाज़ा बंद किया गया और वो डॉक्टर बताते हैं कि जब हम बाद में अंदर गए, जब ईदी अमीन जा चुका था, तो डॉक्टर तो जो ये चीफ जस्टिस हैं, इनकी जो बॉडी है उसमें से बहुत सारे पार्ट्स जो है वो गायब थे। तो इस तरह के आरोप ईदी अमीन पर लगातार लगते हैं। एक बार इसकी एक पत्नी थी, ऑफिशियली इनकी वैसे 6 पत्नियां थी और वैसे बताया जाता है इनकी 35 पत्नियां थी, और वैसे तो इनके बहुत सारे महिलाओं के साथ अवैध संबंध हुआ करते थे। तो वैसे 35 के आसपास इनकी पत्नियां थी और बाहर जिनका नाम है वो केवल 6 हैं। तो उनमें से एक पत्नी ने बताया था कि एक बार उन्होंने इनके एक डार्क सीक्रेट इनका कमरा बताया जाता है जिसकी चाबी इनके खास व्यक्ति के पास थी, तो उससे चाबी मांगकर एक बार वो कमरा खोला तो वहाँ पर इतनी सारी लाशें मिली और उनके कटे हुए अंग इत्यादि वहाँ पर मिले कि बताया जाता है कि बाद में भाग जाती है वो उसको छोड़कर। तो इस तरह का व्यक्ति था ईदी अमीन। अब इनके डाउनफॉल के बारे में बताते हैं कि साहब ये एक ऐसा काम करते हैं कि जो पूरी दुनिया में, अब देखिए ये इजराइल के साथ जो है दुश्मनी मोल लेते हैं और इजराइल कुछ ऐसा करता है इसके साथ कि आप देखेंगे कि ऐसा ना तो इससे पहले किसी ने किया है, नहीं आगे कोई कर सकेगा। ऑपरेशन थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट का मतलब होता है बिजली की कड़क, ठीक है। तो ऑपरेशन थंडरबोल्ट की पूरी कहानी मैं आपको यहाँ पर सुनाऊंगा। तो युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन इजराइल के साथ विवाद लेते हैं और यही इनके पतन का कारण बन जाता है। आपको बताते हैं, इजराइल की राजधानी है तेल अवीव। तेल अवीव में जो है एयर फ्रांस की एक फ़्लाइट थी, एयरबस थी। देखो जैसे हमारे यहाँ पर एयर इंडिया होता है, भारत की जो ऑफिशियल फ़्लाइट है जिसके दुनिया में चलते हैं जहाज़, उसको एयर इंडिया बोलते हैं। ऐसे ही फ्रांस की कंपनी है एयर फ्रांस। तो एयर फ्रांस की एक एयरबस थी, ठीक है, एक फ़्लाइट थी, वो तेल अवीव में थी। तेल अवीव से इसको जाना था एथेंस, राजधानी एथेंस, ठीक है, ग्रीस की राजधानी एथेंस इसको जाना था। 27 जून 1976 की बात है। इसमें टोटल 246 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर थे, ठीक है। और 246 पैसेंजर्स में से मेरे ख्याल से अगर मैं ठीक हूँ तो 94 इजरायली थे और बाकी अलग अलग देशों के थे। तो रात 11 बजे ये प्लेन तेल अवीव से एथेंस की ओर निकलता है और रात 12:30 बजे, लगभग 1.5 घंटे के बाद ये एथेंस पहुंच जाता है। यहाँ पर तक सब बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहाँ पर 58 और यात्री जो है इस प्लेन में चढ़ते हैं। अब जो है इस प्लेन को यहाँ से पेरिस जाना था। कहने का मतलब है प्लेन कहाँ से कहाँ जा रहा था, तेल अवीव से एथेंस जा रहा था। एथेंस तक सब कुछ ठीक था। एथेंस में 58 और यात्री इसमें चढ़ते हैं और अब इस प्लेन को जाना था फ्रांस की राजधानी पेरिस। लेकिन ये जो 58 यात्री और चढ़े आपके एथेंस में, इसमें से 4 टेररिस्ट थे। 4 क्या थे, आतंकवादी थे। 4 में से 3 आतंकवादी पुरुष थे और 1 आतंकवादी महिला थे। ये भी क्या होते हैं, प्लेन में चढ़ जाते हैं। अब प्लेन जाता है कहाँ जा रहा है, एथेंस से जा रहा है आपका पेरिस की ओर। तो शुरुआत के 5 मिनट सब ठीक ठाक चल रहा था। ठीक 5 मिनट जब होते हैं तो उस प्लेन में एक लड़की उठती है। उसके देखो उस समय क्या था कि जो हमारे एयरपोर्ट्स होते हैं उनमें उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। एयरपोर्ट्स में आमतौर पर जो सिक्योरिटी है वो आपकी 2000 में जब आपका 9/11 का अटैक होता है उसके बाद से एयरपोर्ट्स में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी आपको देखने को मिली। उससे पहले बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी एयरपोर्ट्स में आमतौर पर नहीं हुआ करती थी। तो एक लड़की उठती है, उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड था। उसने धमकी दी सीधा सबको, इंग्लिश में बोला कि अगर कोई अपनी जगह से हिला या किसी ने कुछ करने का कोशिश की तो
वो ग्रेनेड को फोड़ देगी और जो है ये फ्लाइट यहीं पे क्रैश हो जाएगी, सब मारे जाएंगे। लोग डर जाते हैं, 3 और आतंकवादी उठते हैं वहाँ से, और उनमें से एक आतंकवादी जो है कॉकपिट की ओर जाता है जहाँ पर पायलट बैठे रहते हैं। पायलट के साथ एक को पायलट भी उसमें था। तो एक आतंकी उस को पायलट को उठाकर पीछे बैठाता है और को पायलट की सीट पर खुद बैठ जाता है। कहने का मतलब है कि दृश्य आप देख सकते हैं, फ्लाइट चलाने वाले जो पायलट है वो बैठे हैं, उनके बगल में एक आतंकी बैठा है जो उनको डायरेक्शन देगा कि अब तुमको कहाँ चलना है। और पीछे 3 आतंकी है जिसमें से एक महिला है, 2 पुरुष हैं। को पायलट जो है पीछे बैठा हुआ है। उन्होंने सब लोगों को क्या किया, कंट्रोल किया। टोटल 246 पैसेंजर इस प्लेन में है। तो अब ये जो आपका आतंकी है पायलट के साथ बैठा है, ये आदेश देता है कि अब तुम पेरिस नहीं जाओगे, अब तुम चलो हमारे साथ लीबिया। लीबिया मैंने बताया था ईदी अमीन का खास व्यक्ति, ठीक है, आपका कर्नल गद्दाफी लीबिया का तानाशाह। तो वो उस प्लेन को लीबिया ले जाने के लिए कहते हैं। और जब लीबिया में प्लेन उतरता है तो वहाँ पर इसमें फ्यूलिंग की जाती है और लगभग 7 घंटे के आसपास ये प्लेन जो है ये लीबिया में रहता है। इसके बाद जो आतंकी है वो हुक्म देता है कि इस प्लेन को अब तुम कहाँ ले जाओ, युगांडा ले जाओ, उसी युगांडा जहाँ पर ईदी अमीन का शासन चल रहा था, ठीक है। तो उस प्लेन को उसके बाद युगांडा का एक एंटवे एयरपोर्ट है वहाँ पर ले जाया जाता है। 28 जून 1976 को दोपहर 3 बजे प्लेन कहाँ पर लैंड हो गया, एंटवी एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। और वहाँ पर एयरपोर्ट में जो है 5 आतंकवादी उस एयरपोर्ट में पहले से थे। कहने का मतलब है कि पहले से प्लानिंग बनी थी कि तुम प्लेन को हाईजैक करोगे तेल अवीव से, जब वो एथेंस जा रहा होगा, एथेंस से इसको फ्रांस जाना है, फ्रांस की जगह पे तुम कहाँ पर ले आओगे, लीबिया। लीबिया में इसमें रिफ्यूलिंग करोगे और वहाँ से 4000 किलोमीटर दूर, ठीक है, तेल अवीव से 4000 किलोमीटर दूर युगांडा में आकर के जो है इसको लैंड किया जाएगा, ताकि इतनी दूरी पर कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल नहीं कर पाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा था। तो जैसे ही ये प्लेन युगांडा के एंटवी एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो तुरंत ईदी अमीन वहाँ पर आता है, पूरे मौके का मुआयना करता है। जो एयरपोर्ट है उसको चारों ओर से युगांडा की जो आर्मी है उसने घेर लिया था, ताकि अगर गलती से कोई देश जो है हमला करके इनको छुड़ाने का प्रयास करे तो वो सैनिक उसको मार देंगे। और 5 आतंकी पहले से थे। कहने का मतलब है कि एंटवी एयरपोर्ट, ठीक है, युगांडा का जो एंटवी एयरपोर्ट है वहाँ पर अभी क्या है, 246 आपके बंधक हैं, 12 क्रू मेंबर हैं, ठीक है। ईदी अमीन के सैनिकों ने उसको चारों ओर से घेर रखा और 9 वहाँ पर टेररिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने इनको बंधक बनाया है। उस 9 में से 5 जो है पहले से उस एयरपोर्ट पर मौजूद थे, 4 टेररिस्ट जो है उस फ्लाइट को चुरा करके लाए थे। अब देखिए थोड़ी ही देर में इन्होंने अपनी मांगें इजराइल के सामने रखी, ठीक है, 28 जून 1976 को दोपहर 3 बजे, ठीक है, कि इजराइल की जेल में जो 40 फिलिस्तीनी आतंकी हैं उनको रिहा करो, और साथ ही क्रीमिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इन जेलों में 13 और आतंकी है। कहने का मतलब है कि 40 जो है इजराइल के और 13 अन्य देशों में, टोटल 53, ठीक है। इन आतंकियों को जो है तुरंत रिहा किया जाए और 3 दिन की तुमको मोहलत दे रहे। कहने का मतलब है कि 28 जून की घटना थी और सीधा धमकी दी इजराइल को कि 1 जुलाई 1976 सुबह 6 बजे अगर इस समय तक मांग नहीं मांगी गई तो सबको निपटा देंगे, मतलब सबको मार देंगे। और ये सब किसकी देखरेख में हो रहा था, युगांडा के तानाशाह आपके ईदी अमीन की देखरेख में हो रहा था। तो देखो इसके बाद क्या होता है कि कैदियों को 2 ग्रुपों में बांटा जाता है। एक इजराइल के थे, 94 पैसेंजर इसमें इजराइल के थे, उनको अलग से रखा जाता है, और जो नॉन इजरायली थे, दुनिया के अन्य देशों के थे, उनको अलग जगह पे रखा जाता है। और जो नॉन इजरायली थे उनको धीरे धीरे जो है यहाँ से छोड़ना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब है कि उनका उद्देश्य क्या था, इजराइल के जो नागरिक है उनको बंधक बनाना और इजराइल की कैद में जो फिलिस्तीनी आतंकी है उनको छुड़वाना इनका मकसद था। तो इजराइल के 94 आपके जो थे कैदी उनको इन्होंने रखा और बाकी को छोड़ दिया। तो देखो अब 3 दिन में अब इजराइल की सरकार ने, देखो अब हालांकि भारत के साथ भी ऐसा हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, हमारा भी एक प्लेन हाईजैक काठमांडू से करके अफगानिस्तान ले गए थे, भारत ने लोगों को छोड़ दिया था। लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया। इजराइल ने, ठीक है, ईदी अमीन के साथ बातचीत करने का प्रयास किया कि देखो यार तुम इतने सारे 53 आतंकियों को मांग रहे हो, उसमें से 13 जो है वो अलग देशों में है, तो उन अलग अलग देशों से आतंकियों को लाना अपने आप में काफ़ी समय लगेगा, तो थोड़ी सी हमको और मोहलत दे दो, हम सारे के सारे टेररिस्ट जितने सारे हैं उनको जो है हम इकट्ठा करते हैं और तुम्हारी मांगों को हम मान लेते हैं। वो मतलब इजराइल वाले कहते कि ठीक है आपकी मांग हमको मंजूर है लेकिन हमको थोड़ा सा टाइम और दे दो। तो अंत में जो है डेडलाइन तय करते हैं आतंकी कि 4 जुलाई 1976 को दोपहर 12 बजे, ठीक है, 1 जुलाई आज है, 4 जुलाई 1976 को 12 बजे तक सारे के सारे टेररिस्ट हमारे पास होने चाहिए। जो 53 टेररिस्ट हमारे हैं तुम्हारे जिलों में, उन सबको रिहा करो, तब हम इनको रिहा करेंगे। तो ये सब कुछ होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो नॉन इजरायली थे
उनके साथ इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, तो उनको छोड़ दिया जाता है। वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में, अब देखो मोसाद, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कारनामे आपने अगर नहीं सुने हैं तो कभी आपको सुनाऊंगा। तो मोसाद जो है जिन लोगों को छोड़ा गया था, ठीक है, उनका एक एक करके इंटरव्यू लेती है पेरिस में जाकर के कि वहाँ पर जो आपका एयरपोर्ट था वो कैसा था कैसा था, टोटल एक एक छोटी छोटी हर एक माइन्यूट जानकारी जो है इकट्ठा करती है। अब देखिए 4 जुलाई 1976 को दोपहर 12 बजे सारे के सारे टेररिस्ट को रिहा करना था। ठीक इससे एक रात पहले 3 जुलाई को शाम 6:30 बजे, ठीक है, इजरायली कैबिनेट की बैठक होती है और इसमें लोग घोषणा कर देते हैं कि हम लोग आतंकी को छोड़ देंगे। कहते अलग है लेकिन करते कुछ और है। तो आतंकी लोग खुश हो जाते हैं युगांडा में कि ठीक है भाई साहब हम जीत गए। लेकिन इसी बीच इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है वो एक ऑपरेशन प्लान करती है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट का मतलब होता है बिजली की कड़क, यानी कि बिजली की भी कड़क से तेज हमको चलना है और वहां जाकर अपने लोग को छुड़ाना है। तो खुद सोचिए आप, कहाँ युगांडा है और कहाँ इजराइल है। इजराइल को अपने देश से 4000 किलोमीटर दूर युगांडा के एक एयरपोर्ट पर, जो उन्होंने देखा तक नहीं, कुछ उनको उसके बारे में पता नहीं, वहां पर अपने बंधकों को ढूंढना है, उनको छुड़ाना है, जो आतंकी है उनको मारना है, युगांडा की सेना को मारना है, फिर वापस 4000 किलोमीटर उसको वापस लौटना। तो ऐसा काम जो पूरी दुनिया को असंभव लग रहा था, वो काम इजराइल ने संभव कर लिया। दुनिया के इतिहास में इतना खतरनाक और इतना सफल ऑपरेशन किसी भी देश की एजेंसी ने, किसी भी देश की आर्मी ने या किसी भी देश की खुफिया एजेंसी ने आज तक न किया है और शायद ही ऐसा कहीं हो सके। क्यों? क्योंकि देखो इजराइल के अगल बगल के जो 2 पड़ोसी देश हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे इजराइल के दुश्मन हैं। अगर इजराइल से कोई सा भी विमान आता है, ठीक है, कोई सा भी विमान अगर इजराइल से निकलता है, उसके पड़ोसी देशों को पता चल जाता और युगांडा के जो शासक ईदी अमीन है उसको सूचना दे देंगे। लेकिन उसके बावजूद इजराइल की खुफिया एजेंसी प्लान तैयार करती है। 3 जुलाई 1976 को रात 9, अगले दिन छोड़ना था, रात को 9 बजे लोग निकल जाते हैं। इजराइल की वायुसेना के जो 200 बेहतरीन कमांडोज थे, इनको चुना जाता है। 4 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन में इनको सवार किया जाता है और इनको भेज दिया जाता है युगांडा पर एयर स्ट्राइक करने के लिए। और ये लोग जाते हैं और इनको जो है, देखिए, अगर हवा में बहुत ऊंचाई पर अगर उड़ना होता है तो उसमें क्या होता है कि रडार से डिटेक्ट हो जाते हैं। इसलिए हवा बहुत नीचे नीचे पर अगर आप जाओ तो आप रडार से डिटेक्ट नहीं होगे। तो इतने निचले स्तर पर ये लोग प्लेन ले गए कि आस पड़ोस के जो इनके पड़ोसी, इनको भनक ही नहीं लगी। और उसके बाद अंत में जो है ये जो है युगांडा के जो एनटीवी एयरपोर्ट है वहाँ पर उतरते हैं। देखिए वहाँ पर उतरने का भी सिंपल एक तरीका है कि इन्होंने वही गाड़ियों का एक काफिला अपने हरक्यूलिस विमान के अंदर रखा था जो ईदी अमीन यूज़ करता है। कहने का मतलब है ईदी अमीन जब युगांडा में कहीं पर भी जाता है तो एक जैसी बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, एक ही कलर की होती है, उसमें किस में ईदी अमीन बैठा पता नहीं चलता है। तो ठीक इसी क्रम में जब हरक्यूलिस विमान इनका उस एयरपोर्ट पर उतरता है तो एक गाड़ियों का ठीक वैसा ही काफिला बाहर निकलता है जैसा ईदी अमीन का आमतौर पर काफिला निकलता। तो जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहां के जो सैनिक थे, युगांडा के जो सैनिक थे, उन्होंने उन पर हमला करने की जगह उनको सैल्यूट करने लगे, क्योंकि उनको लगा कि ईदी अमीन आ रहा है। लेकिन शुरुआत के जो 1-2 स्टेप्स होते हैं जहां पर सिक्योरिटी थी, वहां पर उन लोगों ने उस पर अटैक नहीं किया, उन लोगों ने सैल्यूट किया, उन लोगों को लगा कि ईदी अमीन आ रहा है। लेकिन जब आगे जाते हैं तो जो 2 कमांडो आगे खड़े थे, जो गेट पर खड़े थे, उन्होंने जो है गेट का दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको शक हो गया था कि ये ईदी अमीन नहीं, क्योंकि ईदी अमीन ने अपनी गाड़ियों की काफिले का जो रंग था वो बदल दिया था और वो सल्यूट करने की जगह पर उन पर फायर कर देता है। ठीक है, अपनी गन से फायर कर देता। अब देखिए, अब ऑपरेशन की बारी थी। तो इसराइल के जो कमांडोज थे, 200 कमांडोज थे, ये भी खुद को जो है 3 भाग में बांट लेते हैं। एक, सबसे पहले एयरपोर्ट को देखना है इसने कि जो एयरपोर्ट का जो सबसे बाहरी टर्मिनल है उसको लॉक करना है ताकि बाहर की जो सेना है वो अंदर ना आ सके। दूसरा, अंदर जो टेररिस्ट हैं और जो अंदर जो है टेररिस्ट की हेल्प करने के लिए जो सोल्जर्स हैं, युगांडा के 400 के तकरीबन सोल्जर्स बताए जाते हैं, इनको टारगेट करके एक एक करके इनको मारना है। और तीसरी टीम थी जो बंधकों को छुड़ाएगी वहाँ से और उन बंधकों को जो है उनके लिए अलग से प्लेन लेकर गए थे उसमें बैठाएगी और वहाँ से रवाना करेगी। तो ये सारा ऑपरेशन होता तकरीबन लैंडिंग से लेकर ऑपरेशन पूरा होने तक 56 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, 56 मिनट का टाइम लगता है। इस 56 मिनट में इसराइल की सेना इतनी बहादुर, इतने जवान कि उन्होंने 9 के 9 जो टेररिस्ट थे उन 9 के 9 टेररिस्ट को मार दिया। जितने भी उनके बंधक थे उनको छुड़ाकर अपनी गाड़ी में अपने उसमें बिठाया, प्लेन में बिठाया, जिसमें से एक बंधक की गोली लगने से मौत हो जाती है। और एक महिला बताया जाता है कि जब उसको युगांडा लाया जाता है तो उसकी तबीयत खराब होती है। वो समय एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं थी, वो समय हॉस्पिटल में रखा था। बाद में ईदी अमीन ने उसकी हत्या करवा दी और युगांडा के तकरीबन 48 सैनिकों को मार डाला जाता है। और इजराइल के एक कमांडो योनाथन नेतन्याहू उनका नाम था, वो इस ऑपरेशन में शहीद हो जाते हैं और उनकी शहादत को जो है युगांडा के लोग सीधा स्वीकार करते हैं। और उनके भाई बेंजामिन नेतन्याहू, जो आज आपके वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू इसी योनाथन नेतन्याहू के भाई थे। और मोसाद का ये ऑपरेशन, इजराइल का ये ऑपरेशन पूरी दुनिया में इजराइल की बहादुरी को दिखाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि ऐसा न तो कोई दूसरा देश इससे पहले कर सका और
शायद ही कोई आगे कर सकेगा। कहने का मतलब ये है कि ईदी अमीन का डाउनफॉल यहीं से शुरू हो जाता है। इजराइल ने जो तमाचा इसको मारा था बहुत ही ज़बरदस्त था। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अगर कोई सिंपल आदमी होता, आम आदमी होता, अगर तानाशाह नहीं होता, किसी देश का राष्ट्रपति होता, तो अब वो झुक जाता, अब वो सही राह पर चलने का प्रयास करता। लेकिन ईदी अमीन को ये जो घटना थी ये इतनी बुरी लगी कि ईदी अमीन ने इसकी जांच के आदेश दिए कि आखिर ये लोग इतना अंदर आ कैसे गए, किसने गद्दारी की। तो जब पता चला जांच में कि पड़ोसी देश है तंजानिया, इसने इजराइल की हेल्प की थी, तो ये सीधा तंजानिया पर अटैक कर देता है। 6 महीने के आसपास युद्ध लड़ता है और इसमें इसको सपोर्ट था अच्छा खासा। जो लीबिया का तानाशाह कर्नल गद्दाफी है, इसका अच्छा खासा इसको सपोर्ट था और उसकी मदद से ये तंजानिया के आधे से ज़्यादा इलाके में कब्जा कर लेता। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि इजराइल और पश्चिमी देश तंजानिया को हेल्प करते हैं और तंजानिया की जो सेना है बड़ी बहादुरी के साथ लड़ती है और अपने देश से इनको खदेड़ देती है। अपने देश से खदेड़ती ही नहीं है बल्कि युगांडा में प्रवेश कर जाती है और युगांडा की राजधानी कंपाला को चारों ओर से घेर लेती है। मैं बता चुका हूँ हर तानाशाह का डाउनफॉल ऐसे ही होता है। अपने को बड़ा समझने वाले जो व्यक्ति होते हैं, मतलब अति आत्मविश्वास में ऐसा काम कर जाते हैं जहाँ से उनका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। पहले तो इसराइल से पंगा लेना ही नहीं था, अगर ले भी लिया तो इसराइल तो ऑपरेशन करने के बाद शांत हो गया था, उसने तो युगांडा पर अटैक नहीं किया। जब इसराइल को पता चला कि पड़ोसी देश तंजानिया ने जो है इसराइल की हेल्प की, तो सीधा तंजानिया पर ही चढ़ाया। ठीक है, तंजानिया की सेना ने इसको हरा दिया, कंपाला पर कब्जा कर लिया। अब क्या होगा, अब अगर पकड़ा जाएगा ईदी अमीन तो बहुत बुरी तरह से, जैसे ये लोगों को मारता है वैसे ही इसको भी मारा जाएगा, इसको पता है। तो हिटलर ने जैसे आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसके पास तो भागने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। लेकिन जो आपका ईदी अमीन है वो कंपाला छोड़कर भागने में कामयाब हो जाता है। वो भाग करके लीबिया जाता है अपने दोस्त कर्नल गद्दाफी के साथ और लीबिया में वो कुछ दिन रहता है। और उसका मैंने आपको बताया था कि अरब देशों के साथ उसके बड़े अच्छे संबंध थे, तो उसके बाद वो भागकर सऊदी अरब जाता है और वहाँ पर जो है वो रहता है। तकरीबन 2003 के आसपास इस ईदी अमीन की मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब है कि ईदी अमीन का शासन खत्म हो गया। उसके बाद 1979 में जाकर इसका शासन खत्म होता है। मिल्टन ओबोटे दोबारा से युगांडा के प्रेसिडेंट बनते हैं। हालांकि मिल्टन ओबोटे भी इसी तरह का व्यक्ति था। आने वाले 5 साल भी जो है युगांडा में काफ़ी जीनोसाइड चलता है, गृहयुद्ध चलता है। उसके बाद नए प्रेसिडेंट युगांडा में बनते हैं और उसके बाद जो है युगांडा में थोड़ी बहुत शांति है। ठीक है, आजकल तो शांति है, उसके बाद भी उतनी अच्छी शांति नहीं थी। तो ये थी जो है दुनिया के एक बहुत ही क्रूर और सनकी तानाशाह ईदी अमीन के बारे में मैंने आपको बताया। अगर जानकारी पसंद आई हो और जो समय आपने अभी तक का दिया है तकरीबन 36-37 मिनट के आसपास हो चुके हैं, अगर ऐसा लगा हो कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं है, जानकारी बहुत अच्छी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगली बार जब हम अपने वीडियोज़ को डालेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाए। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।